शादी की रात बिल्कुल वो न हुआ जो मदन ने सोचा था। जब चकली भाभी ने फुसलाकर मदन को बीच वाले कमरे में धकेल दिया तो इंदु सामने साल में लिपटी हुई अंधेरे का भाग बनी जा रही थी। बाहर चकली भाभी और दरियाबाद वाली फूफी और दूसरी औरतों की हंसी रात के खामोश पानियों में मिस्र की तरह धीरे धीरे घुल रहे थे। औरत सब यही समझती थी कि इतना बड़ा हो जाने पर भी मदन कुछ नहीं जानता, क्योंकि जब उसे बीच रात में जगाया तो वो हड़बड़ाता हुआ रहा था। वो कहाँ कहाँ लिए जा रही हो मुझे। उन औरत ने अपने अपने दिन बीत चुके थे। पहली रात के बारे में उनके शरीर सौरह ने जो कुछ कहा और माना उसकी गूंज उसके कानों में बाकी न रही थी। वो खुद रस बस चुकी थी और वो अपनी एक बहन को बसाने पर तुली हुई थी। जमीन की ये बिटिया मर्द को तो यूँ समझती थी जैसे बादल का टुकड़ा है जिसकी तरफ बारिश के लिए मुंह उठाकर देखना ही पड़ता है। न बरसे तो मन्नतों मांगनी पड़ती है, चढ़ावे चढ़ाने पड़ते हैं, जादू टीके कराने पड़ते हैं। हालांकि मदन कलकाजी की इस नई आबादी में घर के सामने की जगह में पड़ा उसी वक्त का मुत्तजिर था। फिर सामत ए आलम आलम पड़ोसी सितवे की भैंस उसकी खाट ही के पास बंदी थी, जो बार बार पुकारती हुई मदन को सूंघ लेती थी और वह हाथ उठा उठा कर उसे दूर रखने की कोशिश करता। ऐसे में भला नींद का सवाल ही कहाँ था। समुंदर की लहरों और औरतों के खून को रास्ता बताते वाला चांद का एक खिड़की के रास्ते से अंदर चला आया था और देख रहा था दरवाजे के उस तरफ खड़ा मदन अगला कदम कहाँ रखता है। मदन ने अपने अंदर एक घन गरज सी हो रही थी और उसे अपना यूँ मालूम हो रहा था जैसे बिजली का खंभा है जिसे कान लगाने से उसे अंदर की सनसनाहट सुनाई दे जाएगी। कुछ देर यूँ खड़े रहने के बाद उसने आगे बढ़कर पलंग को खींचकर चांदनी में कर दिया ताकि दुल्हन का चेहरा देख सके। फिर वो ठीक ठीक गया। जब उसने सोचा इंदु मेरी बीबी है, कोई पराई औरत तो नहीं जिसे न छूने का सबक बचपन ही से पढ़ता आया हो। साल में लिपटी हुई दुल्हन को देखते हुए उसने फर्ज कर लिया वहाँ इंदु का मुंह होगा, और जब हाथ बढ़ाकर उसके पास पड़ी घड़ी को छुआ तो वही इंदु का मुंह था। मदन ने सोचा था वो आदमी से मुझे अपना आपा न देखने तो देगी, लेकिन इंदु ने ऐसा नहीं किया। जैसे पिछले कई सालों में से वो भी इसी लम्बे की मुतजिर हो और किसी ख्याली भैंस के सूंघते रहने से उसे भी नींद न आ रही हो। गायब नींद और बंदा आंखों का कर्ब अंधेरे के बावजूद सामने फड़फड़ाता हुआ नजर आ रहा था। थोड़ी तक पहुंचते हुए आमतौर पर चेहरा लुत्फुत्तारा हो जाता है, लेकिन यहाँ तो सभी गोल था। शायद इसीलिए चांदनी भी तरफ गला और हाथों के बीच एक सायेदार खोहसी बनी हुई थी, जैसे दो सरसब्जा और सदाब टीलों के बीच होती है। माथा कुछ तंग था, लेकिन उस पर से एक ऐठी उठाने वाली घुंघरिया बाल। जब इंदु ने अपना चेहरा छुड़ा लिया, जैसे वो देखने की इजाज़त तो देती हो लेकिन इतनी देर के लिए नहीं। आखिर शर्म की भी तो कोई हद होती है। मदन ने जरा सख्त आंसू से पूरी यूं ही सी हुआ करता हुआ दुल्हन का चेहरा फिर से ऊपर को उठा दिया और शराबी सी आवाज़ में कहा, इंदु इंदु। कुछ डर सी कही। जिंदगी में पहली बार किसी अजनबी ने उसका नाम इस अंदाज में पुकारा था, और वो अजनबी किसी खुदाई हक से रात के अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता इस अकेली बेयार वो मददगार औरत का अपना अपना होता जा रहा था। हिंदू ने पहली बार एक नज़र ऊपर देखते हुए फिर आंखें बंद कर ली और सिर्फ इतना कहा, जी। उसने खुद अपनी आवाज़ किसी पातल से आई हुई सुनाई दी। देर तक कुछ ऐसा ही होता रहा और फिर हौले हौले बात चल निकली। अब चली सो चली। वो थमने ही में न आती थी। इंदु के पिता, इंदु की माँ, इंदु के भाई, मदन के भाई बहन, बाप, उसके रेलवे सेल सर्विस की नौकरी, उसके मिजाज, कपड़ों की पसंद, खाने की आदत का भी जायजा लिया जाने लगा। बीच में मदन बातचीत को तोड़कर कुछ और ही करना चाहता था, लेकिन इंदु तरह 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 दे जाती थी।
इंतहाई मजबूरी और लाचारी में मदन ने अपनी माँ का जिक्र छेड़ दिया, जो उसे 7 साल की उम्र में छोड़कर दिख के आजीजे से चलती बनी थी। जितनी देर जिंदा रही बेचारी, मदन ने कहा। बाबूजी के हाथों में दवाई की शीशियाँ रही। हम अस्पताल की सीढ़ियों पर और छोटी पाखी घर में चींटियों के बिल पर सोते रहे, और आखिर एक दिन 28 मार्च की शाम, और मदन चुप हो गया। चंद ही लम्हों में वो रोने से जरा इधर और हिमदी से जरा उधर पहुंच गया। इंदु ने घबराकर मदन का सर अपनी छाती में ले लगा दिया। उस रोने ने पल भर में इंदु को अपने पर से इधर वो गाने पर से उधर पहुंचा दिया। मगर इंदु के बारे में कुछ और भी जानना चाहता था, लेकिन इंदु ने अपने हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ जी, पर माँ बाप देखी है, भाई और भाभियों देखी है, पीसियों और लोगों देखी है, इसलिए मैं कुछ समझती पूछती हूँ। मैं अब तुम्हारी हूँ, अपने बदले में तुमसे एक ही चीज़ मांगती हूँ, रोते वक्त और उसके बाद भी एक नशा था। मदन ने कुछ बेसब्री और दुनिया दिली से मिले जुले शब्दों में कहा, क्या मांगती हो? तुम जो भी कहोगे मैं दूंगा, पक्की बात? इंदु बोली। मदन ने कुछ उतावले होकर कहा, हाँ हाँ कहो, जो पक्की बात। लेकिन इस बीच मदन ने मन में एक वास्ता आया, मेरा कारोबार पहले ही मंद है। अगर इंदु कोई ऐसी चीज़ मांग ले जो मेरी पहुंच से बाहर हो तो फिर क्या होगा? लेकिन इंदु ने मदन को शख्स और फैले हुए हाथों को अपने मुलायम हाथों से समेटते हुए उन पर अपने गाल रखते हुए कहा, तुम अपने दुख मुझे दे दो। मदन सख्त हैरान हुआ, साथ ही अपने आप पर एक बोझ उतारता हुआ महसूस हुआ। उसने चांदनी में एक बार फिर इंदु का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ न जान पाया। उसने सोचा, ये माँ या किसी सहेली का रटा हुआ फिक्रा होगा जो इंदु ने कह दिया। अभी ये जलता हुआ आंसू मदन के हाथों की पुख्त पर गिरा। उसने इंदु को अपने साथ लिपटते हुए कहा, दिए। लेकिन इस सब बातों ने मदन ने उसकी बहिमियत छीन ली थी। मेहमान एक एक कर से सब रुकता हुआ चकली भाभी 2 बच्चे को उंगली से लगाया, सीढ़ियों की ऊंची नीचे से तीसरी पेट संभालती हुई चल दी। दरियाबाद वाली फूफी, जो अपने 9 लाख के हार के गुम हो जाने पर शोर मचाती बाबेला करती हुई बेहोश हो गई थी, और जो गुस्ल खाने में पड़ा हुआ मिल गया था, जहेज में से अपने हिस्से के 3 कपड़े लेकर चली गई। फिर चाचा गए, जिनको उनके पिताजी हो जाने की खबर तार से जरिए मिली थी, और जो शायद बाद हवासी में मदन की बजाय दुल्हन का मुंह चूमने चले थे। घर में बूढ़ा माँ बाप रह गया था, और छोटे बहन भाई, छोटी दुलारी तो हर वक्त भाभी की ही बगल में घुसी रहती। गली मोहल्ले की कोई औरत दुल्हन को देखे या न देखे, देखे तो कितनी दर देखे, ये सब उसके इख्तियार में थे। आखिर आखिर ये सब खत्म हुआ और आहिस्ता आहिस्ता पुरानी होने लगी। लेकिन काकी जी की इस नई आबादी के लोग अब भी आ जाते। मदन तो उसके सामने रुक जाते और किसी भी बहाने से अंदर चले आते। इंदु उन्हें देखती ही एकदम घूंघट खींच लेती, लेकिन उस छोटे से वक्फे में कुछ दिखाई दे जाता, बिना घूंघट के दिखाई ही नहीं दे सकता था। मदन का कारोबार गंदे बीरोजे का था। कहीं बड़ी सप्लाई वाले 2-3 जंगलों में चीड़ और देवदार के पेड़े की जंगल में आग ने आ लिया था, और वो धड़ाधड़ जलते हुए खाक सिराहा होकर रह गए थे। मौसर और आसान तरह से मंगवाया हुआ भी रोज महंगा पड़ रहा था, और लोग उसे महंगे दामों खरीदने को तैयार न थे। एक तो आमदनी कम हो रही गई थी, उस पर मदन जल्दी दुकान और उसके साथ वाली दफ्तर बंद करके घर चला आया। घर पहुंचकर उसकी सारी कोशिश यही होती कि सब खाए पिए और अपने अपने बिस्तर में ढुलक जाए। जब वो खाते वक्त खुद थालियाँ उठा उठा कर बाप और बहनों के सामने रखता, और उसके खा चुकने के झूठे बर्तनों को समेट कर नल के नीचे रख देता। सब समझते भाभी ने मदन के कानों में कुछ फूका है, और अब वो घर के काम काज में दिलचस्पी लेने लगे हैं। मदन सबसे बड़ा था, कुंदन उससे छोटा, और पासी सबसे छोटा। जब कुंदन भाभी के स्वागत में सबके एक साथ बैठकर खाने पर
इशरार करता तो बाप धनीराम वही डांट देता, खाओ तुम। वो कहता, वो भी खा लेंगे। और फिर रसोई में इधर उधर देखने लगता। और जब बहू खाने पीने से फारिग हो जाती और बर्तनों की तरफ मुतवज्जा होती तो बाबू धनीराम उसे रोकते हुए कहते, रहने दो बहू, बर्तन सुबह हो जाएगी। इंदु कहती, नहीं बाबूजी, मैं अभी किए देती हूँ, झपक झपक के से। तभी बाबू धनीराम एक लड़ जाती हुई आवाज से कहता, मदन की माँ होती बहू तो ये सब तुम्हें न करने होती। और इंदु एकदम अपने हाथ रोक लेती। छोटी पासी भाभी से शर्माता था, इस ख्याल से कि दुल्हन की गोद झट से हरी हो। चमकी भाभी और दरियावाद वाली फूफी फूफी ने एक रस्म में पासी की ही है कि इंदु की गोद में डाला था। जब से इंदु उसे न सिर्फ देवर बल्कि अपना बच्चा समझने लगी थी। जब भी वो प्यार से पासी को अपने बाजुओं में लेने की कोशिश करती तो वो घबरा उठता और अपना आप छुड़ाकर 2 हाथ की दूरी पर खड़ा हो जाता। देखते देखता और हंसता रहता। पास आता तो दूर हटता। एक अजीब इत्तेफाक से ऐसे में बाबूजी हमेशा वहीं मौजूद होते और पासी को डांटते हुए कहते, अरे जाना, भाभी प्यार करती है। अभी से मर्द हो गया तू, और दुलारी तो पीछा ही ना छोड़ती उसका। मैं तो भाभी के पास ही सोऊंगा, साथ ही सोऊंगी। के इसरार के ने बाबूजी के अंदर कोई जनार्दन जागा दिया। एक रात इस बात पर दुलारी को जोर से चपत पड़ी और वो घर की आधी कच्ची आधी पक्की नाली में जा गिरी। इंदु ने लपकते हुए पकड़ा तो सर से दुपट्टा उड़ गया। बालों के फूल और चिड़िया, मांग का सिंदूर, कानों का कर्णफूल सब नंगे हुए। बाबूजी, इंदु ने सांस खींचते हुए कहा। एक साथ दुलारी, थैंक यू।